Hello friends, welcome to Bright Physics classes. In the previous lecture, we discussed alpha, beta and gamma decay. In this lecture, we discussed what is decay, rate of decay, half-life time and mean lifetime of radioactive material. Let us see what is decay. स्टार्टिंग में मैंने एक रेडियोएक्टिव मटेरियल है यूरेनियम 238. मैंने इस यूरेनियम 238 के 5 एटम ले लिए. ऐसे एटम जो डीके होने के लिए रेडी हैं. दीज एटम्स आर कॉल्ड एक्टिव एटम. इनिशियली मेरे पास नंबर ऑफ एक्टिव एटम है 1 2 3 4 एंड 5. सो द इनिशियली नंबर ऑफ एक्टिव एटम इज 5. आफ्टर सम टाइम डीके होना है मींस किसी एक्टिव एटम के न्यूक्लियस से या तो अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा या गामा निकलेगा. तो अल्फा निकले तो क्या, बीटा निकले तो क्या, वो चेक कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट यूरेनियम 238 में से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया. दिस इज अल्फा, ये अल्फा. अगर यूरेनियम के न्यूक्लियस से अल्फा निकल गया तो यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट हो गया क्योंकि इक्वेशन तो बैलेंस होनी चाहिए. आप चेक करिए 90 प्लस 2 मींस 92, 234 प्लस 4 238. इक्वेशन बैलेंस है. बट यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट हो गया बेटा. इसका मतलब ये यूरेनियम तो खत्म हो गया. अब मेरे पास नंबर ऑफ एक्टिव एटम 1 2 3 एंड 4 रिमेन रह गए. सो नंबर ऑफ एक्टिव एटम आफ्टर टी टाइम इज 4. That means one uranium is decayed. That is decay. Now if beta particle decay in uranium atom, beta, ये negative beta की बात कर रहा हूं. So negative beta converting Np 93 to 38. Again uranium converting न्यूटोनियम में convert हो गया. Means एक uranium डिकेड हो गया, खत्म हो गया. सो नंबर ऑफ एक्टिव यूरेनियम इज 1 2 एंड 3. सो आफ्टर T2 टाइम द नंबर ऑफ एक्टिव एटम इज 3. दैट मींस 2 यूरेनियम एटम डिकेड. मे बी पॉजिटिव बीटा पार्टिकल डिके हो जाए. ये पॉजिटिव बीटा पार्टिकल डिके हुआ, ये किसी और एटम्स के अंदर कन्वर्ट हो गया. फॉर एग्जांपल यहां पर 91 238. सो ये भी यूरेनियम डिके होकर किसी और एटम में कन्वर्ट हो गया. मींस यूरेनियम तो खत्म हो गया ना. तो इसका मतलब अब मेरे पास एक्टिव यूरेनियम इज 1 2. सो आफ्टर T3 टाइम द नंबर ऑफ एक्टिव एटम ऑफ यूरेनियम इज 2. सो दैट टाइम के साथ यूरेनियम एटम कम होते जा रहे हैं. किसी और में कन्वर्ट हो रहे हैं ओके, बट यूरेनियम तो कम हो रहे हैं. दैट इज डिके. नाउ व्हाट इज रेट ऑफ डिके? रेट ऑफ डिके मींस यूनिट टाइम में कितने एक्टिव एटम डिके हो जाएंगे. दैट इज रेट ऑफ डिके. चलिए चेक करते हैं इसको. रेट ऑफ डिके कैसे कर रहे हैं. ये रेडियो एक्टिव एटम के डिकेड एटम कितने हैं इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ डिके. पर यूनिट टाइम में जितने एटम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के डिके हो जाएंगे दैट इज रेट ऑफ डिके. लेट us consider the number of active atom initially is n0. यानी क्या, initial means always time 0 पर. t is equal to 0 पर एक्टिव एटम है n0. आफ्टर t टाइम्स टाइम इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ एक्टिव एटम डिक्रीज हुए. आफ्टर t टाइम्स एक्टिव एटम इज n. पर इन दोनों में मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है. हु इज ग्रेटर? सो मैंने उसके लिए एक और टाइम लिया. आफ्टर t प्लस dt टाइम जो बता रहा है, देखिए t प्लस dt टाइम मींस टाइम इंक्रीज हुआ और नंबर ऑफ एक्टिव एटम आ रहे हैं n माइनस dn जो इंडिकेट कर रहे हैं dn एटम डिक्रीज हुआ. मींस dt टाइम में dn एटम डिके हो गए. तो मैंने यहां से करना चालू किया. सो इन dt टाइम नंबर ऑफ डिकेड एटम इज माइनस dn. ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है डिके हुए हैं, कम हुए हैं. So, in unit time, number of decayed atom is minus dn upon dt. This is rate of decay. Rate of decay को also called activity of radioactive materials.
Now, what is half lifetime and mean lifetime of radioactive material? Let's see. यूरेनियम मैंने इनिशियली यूरेनियम के 10 एक्टिव एटम ले लिए। कोई जरूरी नहीं है यूरेनियम लेना बेटा, कोई से भी एटम ले सकते हो, कोई से भी 10 रेडियोएक्टिव मटेरियल ले लिया। मैंने इनिशियली समझाने के लिए आपको ये 10 रेडियोएक्टिव मटेरियल ले लिए। इनिशियली रेडियोएक्टिव मटेरियल्स के नंबर है 10। तो रेडियोएक्टिव मटेरियल है तो टाइम के साथ डीके होता ही जाएगा, यानी कम होता ही जाएगा। उसके लिए भी मैंने कंसीडर कर लिया। लेट अस कंसीडर 1 एटम डीके पर डे। हर एक डे में एक एटम डीके हो जाएगा, पर कौन सा डीके होगा ये नहीं पता, तो उसको अपन साइमल्टेनियसली मान लेते हैं कुछ भी। आफ्टर 1 डे ये एटम डीके हो गया, सो द लाइफ ऑफ दिस एटम इज 1 डे, यानी अब एक्टिव एटम 9 रह गए मेरे पास। अगेन आफ्टर 1 डे 1 एटम मोर डीके, एक और एटम डीके हो गया। फॉर एग्जांपल ये एटम डीके हो गया, so the age of this atom is 2 day. After 1 day 1 atom more decay, again एक और एटम डीके हो गया, ये डीके हो गया। The age of this atom is 3 day. After 1 day एक एटम और डीके हो गया, ये और डीके हो गया। The age of this atom is 4 day. Number of active atoms 6 है। After 1 more day एक और एटम डीके हो गया, मान लीजिए ये डीके हो गया। The age is 5 day. So let's see. Initially मेरे पास नंबर ऑफ एक्टिव एटम थे 10. After 5 days नंबर ऑफ एक्टिव एटम रह गए मेरे पास 5. तो जितने टाइम में नंबर ऑफ एक्टिव एटम इनिशियल के हाफ रह जाए, मींस आधे डीके हो जाए, आधे बच जाए, हाफ डीके हाफ रिमेन रह जाए, this is called half lifetime. So in this condition the half lifetime of a radioactive material is 5 days. ऐसा थोड़ी है कि यहां पर डीके बंद हो गया। अगेन आफ्टर 1 डे एक और डीके हो गया, ये भी डीके हो गया। The age of this atom is 6 day. After 1 day एक और डीके हो गया, the age of this atom is 7 day. After 1 day एक और एटम डीके हो गया, the age of this atom is 8 days. After 1 day एक और डीके हो गया, the age of this atom is 9 days. After 1 day ये भी हो गया पूरा 10 days. इसका मतलब ये हुआ कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के डिफरेंट मटेरियल्स की लाइफ डिफरेंट है। तो मैं कैसे बताऊं आपको कि उसकी लाइफ कितनी है? कोई 1 दिन जी रहा है, कोई 2 दिन, कोई 5 दिन, कोई 8 दिन, कोई 10 दिन। तो जब ये वेरी करती है चीज तो हम निकाल लेते हैं बेटा एवरेज। तो एवरेज निकालने का मैटर क्या है? एवरेज निकालने का मेथड है हमारे पास कि हम सबकी एज को कंबाइन कर ले, सम कर ले, ऐड कर ले और उनमें उनके नंबर का डिवीजन कर दे तो मीन निकल जाएगी। तो हमने भी बिल्कुल ऐसे किया, सबकी एज 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 सबकी एज को ऐड कर लिया और नंबर ऑफ एक्टिव एटम का डिवीजन कर दिया। सो सबको ऐड करने पर आया 55/10 मींस 5.5 डे। दैट मींस मीन लाइफ टाइम इज 5.5 days, but the half life time is 5 days, which is more, which is greater. इसका मतलब ये हुआ कि मीन लाइफ टाइम हमेशा हाफ लाइफ टाइम से ज्यादा होती है। तो हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहां पर देखिए इसको एग्जैक्टली आप कैसे समझेंगे। मैंने कहा हाफ लाइफ टाइम के अंदर 50% एटम डीके हो जाते हैं, यानी आधे डीके हो जाते हैं, और 50% एटम रिमेन रह जाते हैं, एक्टिव रहते हैं। जबकि मीन लाइफ टाइम हाफ लाइफ टाइम से ज्यादा है तो थोड़े और ज्यादा डीके हो जाएंगे। इसका मतलब इसमें डिकेड एटम होते हैं 63% एंड एक्टिव एटम इज 37%। इसको अप्रॉक्स जब अपन न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं तो इसको मान लेते हैं 2/3 डीके हो जाते हैं और 1/3 रिमेनिंग रहता है। But how to calculate the rate of decay and remaining active atom after T time? So I would explain it.
सो वी स्टडी इन रदरफोर्ड-सोडी लॉ। रदरफोर्ड-सोडी लॉ इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि कितनी रेट ऑफ डीके होती है रेडियो एक्टिव मटेरियल की। उसने कहा रेट ऑफ डीके इज डिपेंड द नंबर ऑफ एक्टिव एटम इनिशियली। मींस अगर मेरे पास इनिशियली एक्टिव एटम 100 है और वो कह रहा है कि 10% पर सेकंड डीके हो रहे हैं, इसका मतलब 100 एटम में से 10 एटम एक सेकंड में डीके हो गए। यदि मेरे पास इनिशियली एक्टिव एटम ही 1000 होते तो 1000 का 10% तो 100 होता ना। इसका मतलब ये होता कि यूनिट टाइम में 100 एटम डीके हो गए। यदि मेरे पास इनिशियली नंबर ऑफ एक्टिव एटम 10,000 होते तो 10,000 का 10% तो 1000 है, तो यूनिट टाइम में 1000 एटम डीके होते। तो रदरफोर्ड-सोडी ने क्या कहा? The rate of decay of radioactive material is directly proportional to the number of active atom initially. स्टार्टिंग में नंबर ऑफ एक्टिव एटम रेडियोएक्टिव मटेरियल के कितने हैं उस बात पर डिपेंड करता है कि यूनिट टाइम में कितने एक्टिव एटम डीके हो रहे हैं। तो हमने लिख लिया इसको यहां पर इनिशियली t बराबर 0, नंबर ऑफ एक्टिव एटम इज n0 एंड स्मॉल t टाइम एक्टिव एटम n, t plus dt टाइम नंबर ऑफ एक्टिव एटम इज n minus dn। सो रेट ऑफ डीके ये इंडिकेट कर रहा है देखो कि dt टाइम में dn एटम जो है डीके हो रहे हैं, तो यूनिट टाइम में माइनस dn अपॉन dt होंगे। दैट मींस रेट ऑफ डीके मींस माइनस dn अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्टिव एटम इनिशियली एक्टिव एटम n। अब आपके दिमाग में आ रहा सर इनिशियली एक्टिव एटम का आपने n0 लिखा है। बेटा ये टाइम के साथ होता है। हमेशा जब मैं इन दोनों को पढ़ रहा हूंगा तो दिस इज इनिशियल, जब नेक्स्ट स्टेप पे आऊंगा तो दिस इज इनिशियल। इनिशियल पोजीशन चेंज होती जाएगी। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं 10,000 एक्टिव एटम थे, आफ्टर सम टाइम वो 9,000 रह गए, तो अब उसके आगे के लिए 10,000 तो 9,000 का 10% निकलेगा, तो इनिशियली पोजीशन चेंज होती रहती है। सो ये एक्टिव एटम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन मैंने हटाया तो एक कांस्टेंट लगाया, दिस इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट। n वन साइड ले लिया, dt इधर आ गया। सो द वैल्यू इज dn अपॉन n इज इक्वल टू माइनस लेमडा dt। मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, ये इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट लगानी पड़ेगी, तो यहां पर n है dn यानी n के रेस्पेक्ट में करना है, मतलब एक्टिव एटम के रेस्पेक्ट में करना है। तो एक्टिव एटम इनिशियली थे n0, आफ्टर t टाइम बाद रह जाएंगे एक्टिव एटम n, ये लिखा हूं। तो मैंने लिमिट लगा दी n0 से n तक, और टाइम स्टार्ट किया t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। टाइम स्टार्ट हुआ 0 से और t टाइम बाद में पूछ रहा हूं आपसे, तो 0 टू t। 1 अपॉन n का इंटीग्रेशन होता है log n, लिख दिया log n, लिमिट है n0 टू n, और dt का इंटीग्रेशन होता है t, लैम्डा कांस्टेंट बाहर आएगा। वैल्यू पुट करनी है, फर्स्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो अपर लिमिट log n माइनस लोअर लिमिट log n0 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0। सो लोगरिथम यूज करी मैंने, log m माइनस log m अपॉन n होता है, सो log n अपॉन n0 बेस e इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t। ये log यहां से हटाएंगे, उधर e की पावर में कन्वर्ट करेंगे, n अपॉन n0 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा t। मींस n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t। ये हमारे पास n क्या थे, यहां देखिए, अगर n को अपन ध्यान से देखें, n थे एक्टिव एटम। इसका मतलब ये फॉर्मूला इंडिकेट कर रहा है कि मेरे पास आफ्टर t टाइम नंबर ऑफ एक्टिव एटम इतने हैं। तो दिस फॉर्मूले से करेंगे, जो एक्सप्लेन एक बात और भी कर रहा है। अगर t की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो ये वाली वैल्यू जो अपॉन में आएगी, इसको देखिए मैं ऐसे भी लिख के दिखा सकता हूं आपको, n0 अपॉन e टू द पावर प्लस लैम्डा t। यहां से एक्सप्लेन ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। t इंक्रीज किया मैंने तो ये नीचे वाली वैल्यू इंक्रीज हो गई, ये इंक्रीज हो गई तो ये डिक्रीज हो गई। मींस जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ एक्टिव एटम डिक्रीज होते जाएंगे। चूंकि ये e टू दी पावर है और e को अपन बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, सो दिस लॉ इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियली डीके लॉ। सो मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं नंबर ऑफ एक्टिव एटम और e के बीच में t के टाइम के बीच में।
नंबर ऑफ एक्टिव एटम मैंने यहाँ y एक्सिस पर ले लिया और टाइम मैंने यहाँ x एक्सिस पर ले लिया। इनिशियली जब टाइम 0 था उस समय देखिए नंबर ऑफ एक्टिव एटम है n नॉट। ये इक्वेशन कह रही है एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है, दिस ग्राफ इज एक्सपोनेंशियली डीके ग्राफ। तो ये एक्सपोनेंशियली नंबर ऑफ एक्टिव एटम कम होते जा रहे हैं। तो एक टाइम पीरियड कम होते होते एक ऐसा टाइम भी तो आएगा जब नंबर ऑफ एक्टिव एटम इनिशियल के हाफ ले जाएंगे, दिस टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। और एक ऐसे इंक्रीज होते होते एक टाइम ऐसा भी तो आएगा जब नंबर ऑफ एक्टिव एटम इनिशियल के 1/3 रह जाएंगे, दिस लाइफ टाइम इज कॉल्ड मीन लाइफ टाइम। तो मैंने ये मीन लाइफ टाइम और हाफ लाइफ टाइम को या ग्राफिकल मेथड से भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जितने टाइम में नंबर ऑफ एक्टिव एटम इनिशियल के हाफ रह जाए वो हाफ लाइफ टाइम, और जितने इनिशियल के 1/3 रह जाए वो मीन लाइफ टाइम होगा। एक बात का सारे बच्चे बहुत ध्यान रखेंगे बेटा, हमें ये जो फॉर्मूला मिला हुआ है ये फॉर्मूला केवल नंबर ऑफ एक्टिव एटम आफ्टर टी टाइम निकाल के बताता है। पर कई बार क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछते हैं रिमेन एटम, तो जो आपका आंसर निकले n इनिशियल वैल्यू में से उन एक्टिव एटम को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो नंबर ऑफ डिकेड एटम आ जाएगा। तो जरा क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान दीजिएगा, उसे नंबर ऑफ डिकेड एटम पूछा कि नंबर ऑफ एक्टिव एटम पूछा। हमें रदरफोर्ड सोडी ने नंबर ऑफ एक्टिव एटम निकालना सिखाया है, डिकेड नहीं। डिकेड तो हम जुगाड़ से निकालेंगे, इनिशियल वैल्यू में से जितने एक्टिव रिमेन रह गए उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नंबर ऑफ डिकेड एटम आ जाएंगे। सो रदरफोर्ड लॉ से अपन हाफ लाइफ टाइम डिराइव करके देखते हैं। रदरफोर्ड सोडी लॉ में हाफ लाइफ टाइम का मींस क्या था, वो टाइम चाहिए स्मॉल t इज इक्वल टू टी हाफ जब नंबर ऑफ एक्टिव एटम इनिशियल के हाफ रह जाए। तो मैंने रदरफोर्ड सोडी लॉ को यूज किया, फॉर्मूला था n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। जब नंबर ऑफ एक्टिव एटम इनिशियल के हाफ रह जाए, देखिए अलग पेन से लिखा इनिशियल के हाफ रह जाए, तो टाइम पीरियड हाफ लाइफ टाइम कहलाता है। मींस मेरे को एक टी हाफ ही रिक्वायर्ड है, तो मैंने ये n नॉट बाई 2 इज इक्वल टू n नॉट, इसको नीचे लिख दिया e टू द पावर प्लस लैम्डा टी हाफ, n नॉट से n नॉट कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, e लैम्डा टी हाफ इज इक्वल टू 2। यहां से e हटाएंगे तो इधर लॉग लगाएंगे, तो यहां गया लैम्डा टी हाफ इज इक्वल टू log बेस e2। ये हम e बेस नहीं जानते लॉगरिथम में, हम लॉगरिथम में 10 बेस जानते हैं। तो हमको सबसे पहला काम e बेस से 10 बेस में कन्वर्ट करना है। तो e बेस से 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, याद रखिएगा बेटा बात को। तो मैंने e बेस को 10 बेस में कन्वर्ट किया, तो मैंने 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया। log बेस 10 2 की वैल्यू हमको याद है 0.3010, मैंने खुद कर दी। लैम्डा टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 into 0.3010, इनका मल्टीप्लाई किया 0.693, सो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। दिस इज द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ टाइम व्हिच इज डिपेंड ऑन डीके कांस्टेंट। यानी जिस रेडियो एक्टिव मटेरियल का डीके कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका हाफ लाइफ टाइम कम होगा, यानी वो जल्दी से डीके हो जाएगा। अब आता है मीन लाइफ टाइम। तो मीन लाइफ टाइम क्या होता है, जितने भी मेरे एक्टिव एटम है उन सबकी लाइफ डिफरेंट है, तो मैंने क्या किया सबकी लाइफ को ऐड कर लिया। इस एडिशन के लिए अपन इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। मान लेता हूं मैं कि मेरे पास स्मॉल टी है लाइफ, तो डीएन मटेरियल की होगी टी इंटू डीएन, और इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो टोटल लाइफ आ जाएगी ना। एक एटम की लाइफ टी, तो डीएन एटम की लाइफ टी डीएन, तो टोटल लाइफ, तो इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन ये हो गया टोटल लाइफ। कहां से कहां तक, जब इनिशियली नंबर ऑफ एक्टिव एटम थे n नॉट से 0 तक के पार्टिकल की सबकी, ये लाइफ का सम होगा, और उसमें नंबर ऑफ एक्टिव एटम यानी n नॉट का डिवीजन कर दिया, तो आ गया मीन लाइफ टाइम। ये मुझे चाहिए dn, n नहीं चाहिए। रदरफोर्ड सोडी ने n बताया था, n इज इक्वल टू n नॉट e माइनस लैम्डा t। मैंने इसका डिफरेंशिएट कर दिया t के रेस्पेक्ट में, तो dn बाई dt d by dt, e के रेस्पेक्ट में क्या है n नॉट बार, e का डिफरेंशिएट e टू द पावर माइनस लैम्डा t, और लैम्डा t की वैल्यू माइनस लैम्डा बार। बट मुझे मॉडुलस ऑफ dn चाहिए, तो dn इज इक्वल टू n नॉट लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा t dt। ये वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी dn। नेगेटिव साइन इसलिए हट गया क्योंकि मुझे मॉडुलस में चाहिए वैल्यू, ये लिख दी मैंने यहां पर वैल्यू।
पूरे का सॉल्यूशन n नॉट अपॉन लैम्डा आएगा, ये n नॉट और 1 अपॉन लैम्डा इसका सॉल्यूशन आएगा। याद रखिएगा इस बात को, वैल्यू रखिए n नॉट से n नॉट कट गया 1 अपॉन लैम्डा। दिस इज द मीन लाइफ टाइम। नाउ रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम एंड मीन लाइफ टाइम, वेरी इजी। मीन लाइफ टाइम हमने अभी निकाला, मीन लाइफ टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, हाफ लाइफ टाइम इज 0.693 अपॉन लैम्डा। क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, 0.693 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन लैम्डा, so 1 upon lambda is mean lifetime, so put the value 1 upon lambda is mean lifetime, so t half lifetime is 0.693 into mean lifetime। यहां से न्यूमेरिकल आते हैं बेटा जी, बोर्ड में ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे से। मीन लाइफ टाइम दे देते हैं, हाफ लाइफ टाइम पूछ लेते हैं, हाफ लाइफ टाइम दे देते हैं, मीन लाइफ टाइम पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। देन वैल्यू पुट करिए, कई बार हाफ लाइफ टाइम से करें तो इसके डिवीजन होंगे, तो मीन लाइफ टाइम इज इक्वल टू t half upon 0.693, that is 1.44 t half। Today's lecture is over. Hope you like it. Thank you.